हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सब लोग का पीसीएस बाई तरुण में। जैसे कि आप सभी को पता है कि यहाँ पर हम यूपी आरओ को ध्यान में रखते हुए टेस्ट को लगा रहे हैं और अभी एग्जाम अब बहुत ही ज्यादा नजदीक आ चुका है, तो इसको ध्यान में रखते हुए हमने 10 दिन से ऑलरेडी ही फुल टेस्ट यहाँ पर लगाना स्टार्ट कर दिया है। फुल टेस्ट मतलब कि हम जीएस के पूरा 140 क्वेश्चन आपकी एक ही वीडियो में लगा रहे हैं। तो आज का जो हमारा है संस्कृति आईएएस का होने वाला है। संस्कृति आईएएस में आज हम सामान्य अध्ययन के क्वेश्चनों की यहाँ पर बात करने वाले हैं। जो आपके हिंदी के क्वेश्चन 60 रहते हैं उसकी हम अलग से वीडियो बनाते हैं कि बहुत सारे लोग हिंदी अलग देखते हैं, जीएस अलग देखते हैं, जिसकी वजह से चलिए शुरुआत करेंगे अपने पहले क्वेश्चन से। लेकिन जल्दी इस चैनल पे नए हो सब्सक्राइब लाइक शेयर करके बेल आइकन प्रेस कर देना, जिससे कि नई वीडियो आए उसका आपको नोटिफिकेशन भी मिल सके। तो यहां पर हम सबसे पहले कर लेते हैं जूम, क्योंकि आप लोगों की एक शिकायत रहती है कि सर जूम कर दिया करो, जिससे क्या रहता है कि थोड़ा पढ़ने में आसानी हो जाती है। ठीक है, तो इस चीज का समाधान आपका हमने आज कर दिया। चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। नमूना पंजीकरण प्रणाली रिपोर्ट 2021 के आंकड़ों के अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर प्रजनन दर निम्नलिखित में से कितनी है? तो यहां पर राष्ट्रीय स्तर पर पंजीकरण प्रणाली रिपोर्ट 2021 के अनुसार बात कर रहा है कि प्रजनन दर जो आपकी है वो आपकी कितनी है। तो हम कहेंगे यहाँ पर 2.0%। कितना है? 2.0% यहाँ पर आपकी प्रजनन दर जो है TFR क्या है? TFR जो है यहाँ पर रहेगी, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार कौन से दशक में जनसंख्या वृद्धि दर न्यूनतम रही है? तो भारत में जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या जो वृद्धि दर है वो न्यूनतम रही है, लेकिन क्या बात करें दशक की बात करें, कौन से दशक में? तो हम कहेंगे 2001 से 2011 के दौरान जो आपकी है सबसे न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर रही है। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में न्यूनतम 10 की जनसंख्या वृद्धि देखी गई? तो 2011 की ही जनगणना के अनुसार न्यूनतम 10 की जनसंख्या वृद्धि की बात करें कौन सी राज्य में? तो केरल राज्य में देखने को मिली थी। कहां पर? केरल में मिली थी उस समय, ध्यान रखिएगा। ठीक है, बात करेंगे भारत के जनसंख्या अध्ययन में निम्नलिखित किस जनगणना वर्ष को महान विभाजक वर्ष के रूप में जाना जाता है? भारत की जनसंख्या अध्ययन में किस जनगणना वर्ष को महान विभाजक वर्ष के रूप में जाना जाएगा? हमारा ऑप्शन रहेगा 1921 का जो वर्ष था आपका महान जनगणना विभाजक वर्ष के रूप में इसको जाना जाता है। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा 0 से 6 आयु वर्ग के लिंगानुपात की दृष्टि से अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो 0 से 6 वर्ष की आयु के लिंगानुपात की दृष्टि से अवरोही क्रम में लिखना है। तो आपका अरुणाचल प्रदेश, फिर मिजोरम, फिर मेघालय, अंत में आपका छत्तीसगढ़ यहाँ पर आएगा। तो ऑप्शन रहेगा जो यहाँ पर बी वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर क्या है, थोड़ा एक्सप्लेन करने वाले क्वेश्चन कम है, क्योंकि थोड़ा सा फैक्ट क्वेश्चन है ना। तो अब बहुत सारे लोग कहेंगे थोड़ा एक्सप्लेन कर दो, तो एक्सप्लेन करने का इसमें अब कुछ है नहीं ज्यादातर, तो हम यहाँ पर थोड़ा फैक्ट के साथ ही बात कर रहे हैं। जनगणना 2011 के अनुसार ही किस केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक साक्षरता दर है? तो अब 2011 की जनगणना कैसी है कि कौन से राज्य में कौन से यूटीज में, केंद्र शासित प्रदेश में साक्षरता दर सबसे ज्यादा कहां पर है? तो आपका रहेगा लक्षद्वीप में साक्षरता दर सबसे ज्यादा है। लक्षद्वीप में कहा जाता है 91.8% आपकी साक्षरता दर है। लक्षद्वीप की बात किया तो दमनद्वीप में कितनी है? 87.1% है। उसके बाद आपकी अंडमान निकोबार में, तो अंडमान निकोबार की यहाँ पर हम लिख देते हैं, ऑप्शन में नहीं है। अंडमान निकोबार में 86.6% है। उसके बाद आपकी दिल्ली में है, दिल्ली में कितना है? तो 86.2% है। और अंतिम में चंडीगढ़ में 86% है। तो अब लो मैंने इसमें आपको सारी चीजें बता दी। नेक्स्ट आता है 2011 की जनगणना के अनुसार ही कौन सा न्यूनतम स्त्री साक्षरता की दृष्टि से आरोही क्रम है? तो स्त्री साक्षरता की दृष्टि से आरोही क्रम की यहाँ पर बात की जा रही है। तो कौन सा रहेगा? बिहार, राजस्थान, झारखंड और जम्मू कश्मीर। तो बिहार, राजस्थान, झारखंड एवं जम्मू कश्मीर जो है आपका यहाँ पर स्त्री साक्षरता की दृष्टि से आरोही क्रम आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। अच्छा, मैं आपको बताना भूल गया हूँ कि अपना ऐप भी आ चुका है जिसका नाम है यूपीएससी नट। क्या नाम है? यूपीएससी नट नाम है। और इसको आप लोग डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक से आप लोग क्लिक भी करके डाउनलोड कर सकते हो, या फिर सर्च भी कर सकते हो, सर्च करके भी डाउनलोड कर सकते हो। मल्टीपल कोर्सेस यहाँ पर लॉन्च हो चुके हैं, टेस्ट सीरीज लॉन्च हो चुकी है, करंट अफेयर लॉन्च हो चुकी है, हिंदी के शॉर्ट नोट्स लॉन्च हो चुके हैं। आप जाके देख सकते हो, बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इनमें से सही उत्तर का चयन करें। पहला है 2011 की अंतिम जनगणना रिपोर्ट के अनुसार देश में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या का 16.6% है। हम कहेंगे बिल्कुल बात ठीक है, 16.6% आपकी पूरी जनसंख्या का है, बिल्कुल ठीक है। 2001 से 2011 के दौरान अनुसूचित जाति की 10 की वृद्धि दर जो है 20.8% यहाँ पर देखने को मिलती है। तो हम कहेंगे हाँ भाई, ये भी आपका बिल्कुल जो है करेक्ट है। तो एक चीज आपको और याद रखना है कि सर्वाधिक अनुसूचित जाति और आपके सबसे कम
अनुसूचित जाति वाला कौन से राज्य है, तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा आपकी अनुसूचित जाति पाई जाती है और मिजोरम राज्य में सबसे कम पाई जाती है। तो ये भी आप फैक्ट थोड़ा याद रख लो। बाकी ऑप्शन आपका ए वाला यहाँ पर करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में न्यूनतम अनुसूचित जातियां पाई जाती हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार कहा जा रहा है कि न्यूनतम सबसे कम अनुसूचित जातियां कहां पर पाई जाती हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, मिजोरम में सबसे कम पाई जाती है, जबकि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा पाई जाती है। नेक्स्ट आता है जनगणना 2011 के अनुसार कौन सा राज्य सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या की दृष्टि से अवरोही क्रम में। तो अब यहाँ पर बात कर रहा है कि जो आपकी अनुसूचित जनजाति एसटी शेड्यूल ट्राइब्स की बात कर रहा है कि अवरोही क्रम का कौन सा रहेगा। तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा है, उसके बाद महाराष्ट्र में, फिर उसके बाद उड़ीसा में, फिर राजस्थान में। तो सबसे ज्यादा कहां पर हुई, मध्य प्रदेश में, और यहाँ पर महाराष्ट्र, फिर आपके उड़ीसा, फिर राजस्थान। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सी वाला जो है करेक्ट हो जाएगा। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा, राजस्थान में इस ऑप्शन में सबसे कम देखने को मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इनमें से कौन सा उत्तर सही है उसका चयन करें। जैसे बात करें अगर हम यहाँ पर कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है, बिल्कुल करेक्ट है। भारत की कुल जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या क्या 17.5% है, ये भी करेक्ट है, दोनों ही करेक्ट है। तो हमारा ऑप्शन रहेगा डी वाला। एक और दो दोनों ऑप्शन यहाँ पर हमारे जो है सही है, डी वाला ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट बात करेंगे भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है। तो ऑप्शन में बात करेंगे कौन सा करेक्ट है। भारत की जनसंख्या में सर्वाधिक वृद्धि दर 1961 से 71 के दशक में देखी गई थी, बिल्कुल करेक्ट है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की वार्षिक वृद्धि दर की बात करें तो 1.64% है, हम कहेंगे ये भी करेक्ट है। दोनों ऑप्शन हमारे सही है, तो हमारा ऑप्शन बी वाला यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। भारत के जनसंख्या घनत्व के संदर्भ पर विचार करें। अब जनसंख्या घनत्व के संदर्भ पर विचार करना है, कौन सा ऑप्शन जो है सही है। तो भारत की जनसंख्या घनत्व के बारे में विचार करना है। चलिए विचार कर लेते हैं कि पहले बढ़ा है, फिर 1991 के पश्चात घटा है, गलत है। लगभग स्थिर रहा है, ये भी गलत है। कुछ कम हुआ, ये भी गलत है। निरंतर बढ़ा है, हम कहेंगे हाँ बिल्कुल सही बात है कि भारत का जनसंख्या घनत्व वो आपका निरंतर बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। लगभग में जब इस बार की बात किया 2011 में 382 प्रति वर्ग किलोमीटर, 2011 में कितना है 382 प्रति वर्ग किलोमीटर, 382 प्रति वर्ग किलोमीटर आपको यहाँ पर जनसंख्या घनत्व देखने को मिलता है। नेक्स्ट आता है कि जब भारत की जनगणना के संदर्भ पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है। देखो थोड़ा सा आवाज आपको ऊपर नीचे लग रही होगी, एक्चुअली क्या है कि मेरा बहुत ज्यादा कोल्ड हो रखा है, लेकिन एग्जाम बहुत पास है तो वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा मैनेज कर लेना आप लोग। स्वास्थ्य अस्वस्थ है हमारा, है ना, तो बीच बीच में थोड़ा कोल्ड है, तो समझ सकते हो वॉइस में थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए तो मैनेज कर लेना, रिक्वेस्ट कर रहा है छोटी सी। क्वेश्चन की बात करेंगे भारत की जनगणना के संदर्भ में। भारत की जनगणना हर 10 वर्ष के बाद की जाती है, कितना, हर 10 साल में की जाती है। हम कहेंगे बिल्कुल बात ठीक है, ये 104 नहीं है, 110 केवल 10 साल है ना, बिल्कुल करेक्ट है। 10 वर्ष की अवधि के दौरान भारत की जनसंख्या अधिकांशतः अपरिवर्तित रही है, नहीं ऐसा नहीं कह सकते, अपरिवर्तित रही है ना। 10 वर्ष की भारत की जनसंख्या जो है यहाँ पर आपकी बिल्कुल पहला ऑप्शन सही है, दूसरा वाला ऑप्शन गलत है कि अपरिवर्तित हरदम रही है, ये आपके यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट आता है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से राज्य सर्वाधिक जनघनत्व वाला कौन सा है। सबसे ज्यादा आपका जनघनत्व वाला सर्वाधिक राज्य यहाँ पर बात कर रहा है, कौन सा है, तो हम कहेंगे पश्चिम बंगाल। कौन सा, पश्चिम बंगाल आपका जो राज्य है सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य है। पश्चिम बंगाल की बात अगर हम बात करें, अब इसमें बिहार नहीं है, वरना बिहार आ जाता, तो बिहार का जनघनत्व बात किया तो 1106 है, लेकिन पश्चिम बंगाल की बात करें तो 1028 है। केरल की बात करें हम तो 860 है, उत्तर प्रदेश की बात करें तो 829 है, हरियाणा की बात करें हम 573 है। तो आप बाकी भी याद कर लीजिएगा, सबसे ज्यादा आपका बिहार राज्य का है, 1106 है। जनगणना 2011 के विचार कीजिए, जनसंख्या की दृष्टि से सही अवरोही क्रम, सही इनका क्रम क्या है। तो जनसंख्या की दृष्टि से सही क्रम बताना है कौन सा है, तो सबसे ज्यादा आपका उत्तर प्रदेश में। अब जनसंख्या अगर बात करेंगे तो वो आप अलग से डेटा देख लेना, सबसे ज्यादा आपका कौन सा पड़ेगा, उत्तर प्रदेश पड़ेगा। उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र पड़ेगा, महाराष्ट्र के बाद आपका बिहार रहेगा, बिहार के बाद वेस्ट बंगाल रहेगा, वेस्ट बंगाल के बाद आपका आंध्र प्रदेश रहेगा। तो इस ऑप्शन में जो है आप अपने मिला लेना अपने अकॉर्डिंग, बाकी चौथा ऑप्शन सही है, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश आपका जनसंख्या के क्रम में सही है।
बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। जनगणना 2011 के अनुसार शीर्ष लिंगानुपात वाले राज्यों का अवरोही क्रम क्या है? तो लिंगानुपात वाले राज्यों का अवरोही क्रम की बात करें तो केरल का लिंगानुपात सबसे ज्यादा है। केरल की बात करें तमिलनाडु का है, फिर आंध्र प्रदेश का है, फिर आपका छत्तीसगढ़ का है। अगर हम बात करें केरल का, तो केरल का आपको कितना मिलेगा? केरल का आपको 1084 मिलेगा। तमिलनाडु की बात किया तो 996 मिलेगा। आंध्र प्रदेश की बात करें 993 मिलेगा और छत्तीसगढ़ का आपका 991 मिलेगा। इसके बाद मेघालय का भी आता है। किसका? मेघालय का आता है। मेघालय का आता है। अगर मेघालय की बात करें तो मेघालय का आपका 989 मिलता है। ठीक है। जनगणना 2011 के अनुसार किस केंद्रशासित प्रदेश में जनसंख्या की 10 की वृद्धि दर न्यूनतम है? तो 10 की वृद्धि दर न्यूनतम है, कौन से यहाँ पर केंद्रशासित प्रदेश की है? ऑप्शन बड़ा प्यारा है, लक्षद्वीप की न्यूनतम वृद्धि दर है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार कौन सा भारत के सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है? भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा है? तो यहाँ पर हम बात करें मुंबई का ठाणे। कौन सा है? मुंबई का ठाणे या महाराष्ट्र का ठाणे जिला जो है आपका सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला के रूप में जाना जाता है। देखो अगर कभी कभी क्वेश्चन में 2011 ना बोल पाए तो आप लोग भी वीडियो देख पा रहे होगे तो समझ लेना 2011 की जनगणना के आंकड़ों की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। भारत की जनगणना 2011 के अंतर्गत जनसंख्या प्रकरण की प्रश्नावली कितने कुल प्रश्न थे? तो यहाँ पर प्रश्नों की बात कर रहा है तो 29 प्रश्न यहाँ पर देखे गए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पर सही नहीं है? अनुसूचित जाति का लिंगानुपात किसका बात कर रहा है? अनुसूचित जाति का लिंगानुपात 945 करेक्ट है। अनुसूचित जनजाति का लिंगानुपात, जनजाति का लिंगानुपात 890 नहीं है बल्कि 990 है। कितना है? 990 है, तो बी वाला गलत है। 0 से 6 आयु वर्ग का लिंगानुपात 919 से करेक्ट है। भारत का औसत लिंगानुपात 943 है, ये भी आपका ऑप्शन करेक्ट है। धर्म आधारित जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस धर्म में सर्वाधिक लिंगानुपात दर्ज किया गया है? तो धर्म की जनगणना पर आधारित किस धर्म में सर्वाधिक लिंगानुपात दर्ज किया गया है? ऑप्शन रहेगा हमारा ईसाई धर्म में। किसमें? ईसाई धर्म में सबसे ज्यादा लिंगानुपात आपको देखने को मिलता है। लगभग आपकी ईसाई धर्म में 1000 पुरुष हैं तो 1000 पुरुषों पर 1009 स्त्रियां हैं। कितनी? 1009 स्त्रियां हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है। धर्म आधारित जनगणना 2011 के अनुसार किस धर्म में सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर्ज की गई है? सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर किस में दर्ज की गई है? तो हम कहेंगे आपकी मुस्लिम में। किसमें? मुस्लिम धर्म में सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर को दर्ज जो है किया गया है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन की। जनगणना 2011 के अनुसार ही किसमें धर्म आधारित साक्षरता सर्वाधिक दर्ज है? अब यहाँ पर शिक्षित सबसे ज्यादा आपकी धर्म आधारित कौन सी है? तो हम कहेंगे शिक्षित में जैन धर्म सबसे ज्यादा शिक्षित है। 2011 की जनगणना के अनुसार ही किस केंद्रशासित प्रदेश का जनघनत्व सबसे कम है? जनघनत्व सबसे कम किस केंद्रशासित प्रदेश का है? तो हम कहेंगे अंडमान निकोबार का सबसे कम है। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत किस राज्य में सर्वाधिक है? तो ऑप्शन में हमारा रहेगा, यहाँ पर कौन सा रहेगा? हिमाचल प्रदेश का सर्वाधिक आपका प्रतिशत में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत देखने को मिलता है। यहाँ पर हिमाचल प्रदेश सही है। हिमाचल प्रदेश के बाद बिहार आएगा, फिर आपका असम आएगा, फिर उड़ीसा आएगा। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे। जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाले राज्यों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाले राज्यों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है तो हम बात करें आरोही क्रम में तो बिहार, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश और मेघालय आपका ऑप्शन ए वाला यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे राज्य है और स्त्री पुरुष साक्षरता दर में प्रतिशत में अंतर है। जैसे राजस्थान की बात करें तो 27.1 है, करेक्ट है। झारखंड की बात करें तो 21.4 है, ये भी करेक्ट है। जम्मू कश्मीर की बात करें तो 20.4 है, ये भी करेक्ट है। और छत्तीसगढ़ में 20.1 है, ये भी करेक्ट है। तो चारों ऑप्शन हमारे सही मिले हैं तो हम कहेंगे बी वाला ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस जिले में साक्षरता दर सर्वाधिक है? भारत के किस जिले में साक्षरता दर सबसे ज्यादा है? तो हम कहेंगे सरचिप में। कौन सा? सरचिप में। अगर आप सरचिप की बात किया है तो भाई कहां पर है? क्या किसी को पता है सरचिप कहां पर है? बता सकता है कोई? सरचिप मिजोरम राज्य में है। कहां पर है? सरचिप जो है मिजोरम राज्य में है, ध्यान रखिएगा। ठीक है। चलिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के शीर्ष जनघनत्व वाला जिलों का अवरोही क्रम क्या है? तो शीर्ष जनघनत्व वाले उत्तर प्रदेश के जिलों का अवरोही क्रम में बात कर रहा है, कौन सा रहेगा? तो गाजियाबाद रहेगा, फिर आपका वाराणसी रहेगा, फिर आपका लखनऊ रहेगा, फिर आपका रविदास नगर रहेगा। तो डी ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है कि सूची 1 और सूची 2 है। त्वचा कैंसर की बात करें किसके कारण होता है? त्वचा कैंसर की बात की जाए पराबैंगनी प्रकाश के कारण। ध्वनि प्रदूषण की बात करें तो डेसिबल, वैश्विक तापमान की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड और ओजोन क्षेत्र की बात करें तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी वाला जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे। भारत का राष्ट्रीय सामुद्रिक पार्क
किस स्थान पर अवस्थित है? भारत का राष्ट्रीय सामुद्रिक पार्क की बात कर रहा है, किस स्थान पर अवस्थित है? तो हम कहेंगे कच्छ में अवस्थित है। कहां पर? गुजरात की कच्छ में अवस्थित है, कच्छ की खाड़ी में। नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो चलिए बात करेंगे एक सही नहीं है। शांत घाटी कहां पर है? शांत घाटी आंदोलन की बात कर रहा है। शांत घाटी आंदोलन आपकी बाबा आमटे वन्यजीव अभ्यारण्य है ना, और संरक्षण नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़े थे। शांत घाटी बात की जाए तो डॉक्टर सलीम अली नाम है। क्या है? डॉक्टर सलीम अली का नाम जुड़ा हुआ है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका गलत था, ध्यान रखिएगा। चिपको आंदोलन एस.एल. बहुगुणा संबंधित है। नर्मदा बचाओ मेधा पाटकर और एप्को आंदोलन पी हेगड़े संबंधित है। नेक्स्ट आता है कि वैश्विक 500 पुरस्कार किस क्षेत्र में विशिष्ट उपलब्धि के लिए दिया जाता है? वैश्विक 500 पुरस्कार नाम से है और यह किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो हम कहेंगे यहाँ पर पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में दिया जाता है। कौन से? पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में उपलब्ध करवाया जाता है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान अवस्थित है? तो राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान की बात कर रहा है, आपके नागपुर में अवस्थित है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने पारिस्थितिक तंत्र की संकल्पना को प्रस्तावित किया? पारिस्थितिक तंत्र की संकल्पना को टांथले के द्वारा प्रस्तावित किया गया है। कौन सा एक पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला है? तो पारिस्थितिक तंत्र है जो पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला है, तो हम कहेंगे सामुद्रिक पारिस्थितिक तंत्र सबसे ज्यादा क्षेत्र पर फैला हुआ है। पारिस्थितिक तंत्र के संदर्भ पर कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है? तो पारिस्थितिक तंत्र के संदर्भ में देखना है तो इसमें ऊर्जा का प्रवाह अजैविक प्रणाली से जैविक प्रणाली की दिशा में होता है। कैसे? अजैविक से जैविक की दिशा में, करेक्ट है। जब ऊर्जा का एक पोषण स्तर से अन्य स्तर में स्थान परिवर्तन करता है तो इसमें कुछ हास हो जाता है, मतलब कुछ कमी हो जाती है, तो हम कहेंगे ये भी करेक्ट है। आपका ए और बी दोनों करेक्ट है, तो बी वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आ जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है? स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में जीवभार का पिरामिड सीधा होता है। कैसा होता है? सीधा होता है, बिल्कुल करेक्ट है। और जलीय पारिस्थितिक तंत्र में जीवभार का पिरामिड उल्टा होता है, तो हम कहेंगे ये भी करेक्ट है। ध्यान रखना है, अगर स्थल में बात करें तो सीधा होता है। कैसा होता है? सीधा होता है। और अगर हम जल में बात करें तो कैसा होता है? उल्टा होता है। तो आपको दोनों ही ऑप्शन सही है, तो डी वाला यहाँ पर ऑप्शन जो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से पारिस्थितिक तंत्रों में किसमें सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? तो सर्वाधिक जैव विविधता किसमें पाई जाती है? तो हम कहेंगे उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में सबसे ज्यादा जैव विविधता पाई जाती है। नेक्स्ट आता है कि ऑपरेशन ब्रह्मा के संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पर सही है? ऑपरेशन ब्रह्मा के बारे में सही ऑप्शन कौन सा है? भारतीय नौसेना के द्वारा म्यांमार में आए भीषण भूकंप के बाद मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए संचालित किया गया था, बिल्कुल करेक्ट है। भारतीय नौसेना की पूर्वी कमान की तरफ से सतपुड़ा एवं सावित्री जहाज ने हिस्सा लिया था, ये भी करेक्ट है। तो हमारा ए ऑप्शन रहेगा। दोनों ऑप्शन हमारे सही है क्योंकि 28 मार्च 2025 को म्यांमार में भीषण भूकंप आया था। वैश्विक नेटवर्क तत्परता सूचकांक को कौन सा संस्थान प्रकाशित करता है? बढ़िया क्वेश्चन है। वैश्विक नेटवर्क तत्परता सूचकांक को कौन जारी करता है? हम कहेंगे संयुक्त राष्ट्र व्यापार विकास सम्मेलन जारी करता है। कौन करता है? संयुक्त राष्ट्र व्यापार विकास सम्मेलन जारी करता है। आपका ऑप्शन केवल बी वाला यहाँ पर सही रहेगा, चौथा ऑप्शन क्योंकि यहाँ पर करेक्ट था। हाल ही में भारत के पहले पीपीपी मतलब P पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट को किस शहर में शुरू की गया है? तो पीपीपी जो आपका मॉडल है उसकी ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट को किस शहर में शुरुआत किया गया है? हम कहेंगे मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में इसकी शुरुआत को किया गया है। नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित दिवसों पर विचार करें और किस तिथि के आधार पर सही अनुक्रम में व्यवस्थित करें। जैसे हम बात करें अगर विश्व आपका क्षय रोग कब मनाया था? विश्व क्षय रोग जैसे हम टीबी रोग भी कहते हैं, विश्व क्षय रोग आपका 22 मार्च को मनाया था। कब मनाया है? 22 मार्च को मनाया जाता है। विश्व जल दिवस की बात की जाए कब मनाया जाता है? सॉरी आपका 24 मार्च को मनाया था। 24 मार्च को मनाया जाता है विश्व क्षय रोग, और विश्व जल दिवस मनाया जाता है आपको 22 मार्च को। विश्व क्षय रोग टीबी रोग आपको 24 मार्च को मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। और आपका विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। विश्व गौरैया दिवस आपको 20 मार्च को मनाया जाता है। और आपका अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस की बात करें तो 21 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन आपका यहाँ पर रहेगा ए वाला, तीसरा पहला, तीसरा चौथा दूसरा, पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा आप लोग मिस हो गया था, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि प्रदेश है और डॉल्फिन की संख्या है, शायद तबीयत सही नहीं होती है, स्वास्थ्य अस्वस्थ रहता है, दिमाग भी कम काम करता है ना? दिमाग भी थोड़ा सा कम काम करता है लगता है। खैर कोई बात नहीं, कोशिश करेंगे गलती ना हो। अगर गलती हो जाए तो माफ कर देना और कमेंट में बता देना, तो वहां पर पिन भी कर देंगे। प्रदेश है और डॉल्फिन की जनसंख्या है, कौन से प्रदेश में कितनी डॉल्फिन है? जैसे पश्चिम बंगाल में बात करें, अगर हम यहाँ पर बात करें पश्चिम बंगाल में, तो पश्चिम बंगाल में कितनी है? पश्चिम बंगाल में हम कहेंगे 815 है, करेक्ट लिखा है। असम में बात की जाए कितनी है? असम में कहेंगे 635 है। असम में कितनी है?
35 है असम में, तो आपका ऑप्शन यहाँ पर बी वाला तो गलत था, है ना। बिहार में बात की जाए कितनी है, तो बिहार में 2220 है, ये भी करेक्ट है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा है, कितनी है, उत्तर प्रदेश में बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में 2397 है, कितनी है, 2397 है, सबसे ज्यादा आपके उत्तर प्रदेश में। 3 ऑप्शन आपके करेक्ट है, बी वाला ऑप्शन यहाँ पर गलत था। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से टाइगर रिजर्व है और राज्य है, यहाँ पर सम्मिलित नहीं है, कौन सा टाइगर रिजर्व कौन से गलत यहाँ पर मिला हुआ है। जैसे माधव टाइगर रिजर्व की बात करें तो मध्य प्रदेश में है, करेक्ट है। रातापानी टाइगर रिजर्व की बात करें तो ये भी आपका मध्य प्रदेश में ही है, तो बी वाला ऑप्शन गलत था। गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व की बात करें छत्तीसगढ़ में, करेक्ट है। और कान्हा टाइगर रिजर्व की बात करें तो ये भी आपका मध्य प्रदेश में, 3 आपके मध्य प्रदेश में ही है और बाकी आपका एक आपका कहां पर है, छत्तीसगढ़ में है, गुरु घासीदास। तो आपको ध्यान रखना है। हाल ही में भारत सरकार ने किस कंपनी को नवरत्न सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम का दर्जा दिया हुआ है, तो हाल ही में भारत सरकार के द्वारा नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है, लेकिन किसे दिया गया है, तो हम कहेंगे IRCTC को दिया गया, किसको, IRCTC को दिया गया है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक और कंपनी को दिया गया है जो IRCTC की है, IRFC, ये दोनों ही रेलवे की है और रेलवे के संचालन के द्वारा इनको नवरत्न सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम कंपनी का दर्जा दिया गया है। निम्नलिखित बीमा ब्रांड कंपनियों पर विचार करें और इनको शीर्ष से सही क्रम में बात करें। जैसे PZU, कौन सी है, PZU, तो PZU आपकी पहले नंबर पर आएगी। चाइना लाइफ इंश्योरेंस चीन, ये आपकी दूसरे नंबर पर आएगी। फिर आपकी LIC भारत तीसरे नंबर पर आएगी और आपकी NRMA आपकी ऑस्ट्रेलिया चौथे नंबर। तो आपके सही ऑप्शन लिखे हुए हैं, हमारा डी ऑप्शन यहाँ पर जो है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, हाल ही में मिताथला उत्तिग्रहना हड़प्पा कालीन स्थल को निम्नलिखित में से किस राज्य ने आधिकारिक रूप से संरक्षित पुरातात्विक स्थल स्मारक के रूप में घोषित किया है। अब देखो आपको सिर्फ इतनी सी बात इसमें रखना है कि मिताथला आ जाए और आपका तिग्राना आ जाए, तो मिताथला तिग्राना जो हड़प्पा कालीन स्थल मिले हैं ये किस राज्य में है, बस इतना याद रखो। हम कहेंगे हरियाणा राज्य में, किसमें, हरियाणा राज्य में स्थित है, बस आप इतना याद रखो, बाकी बातें आप भूल जाओ उसमें। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, किसी अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का प्रबंध निदेशक क्रिस्टलिना जॉर्जीवा के गठित एडवाइजरी काउंसिल ऑन एंटरप्रेन्योर एंड ग्रोथ का सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है ना, तो आपकी यहाँ पर IMF की बात करें, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की बात कराए, एडवाइजरी काउंसिलिंग ऑन एंटरप्रेन्योर एंड ग्रोथ का सदस्य किसे नियुक्त किया गया है, तो ऑप्शन है हमारा एन चंद्रशेखरन को नियुक्त किया गया है ना, किसको, एन चंद्रशेखरन को नियुक्त यहाँ पर किया गया है। संगठन और जनपद है, कौन सा संगठन किस जनपद में, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संगठन की बात करें आपके लखनऊ में है, करेक्ट है। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान की बात करें तो आपके झांसी में नहीं है, आपका इज्जत नगर में, कहां पर है, इज्जत नगर में है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यार दूसरे से मिलना था। केंद्रीय बकरी अनुसंधान की बात करें तो मखदूम से है, ठीक है। केंद्रीय चारागाह अनुसंधान की बात करें तो आपका झांसी में है। तो आपको ऑप्शन यहाँ पर हम बात करें तो पहला वाला ऑप्शन सही रहेगा, ए का पहला, बी का तीसरा, सी का चौथा, डी का दूसरा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट बात करेंगे, संगठन और जनपद है, यहाँ पर मिलान करना है। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान कहाँ पर है, तो हम कहेंगे लखनऊ में है, करेक्ट है। हिंदी साहित्य सम्मेलन कहाँ पर होता है, प्रयागराज में, ये भी करेक्ट है। कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी हिंदी और भाषा विज्ञान विद्यापीठ की बात करें तो आगरा में, ये भी करेक्ट है। उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान की बात करें तो आपका कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान आपका वाराणसी में नहीं है, आपका लखनऊ में है। तो ऑप्शन आपका 3 सही थे, एक चौथा वाला गलत था, बता दिया है। चलिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में विचार करें, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर गलत है, विचार कर देते हैं। इसका अक्षांशीय विस्तार 23 डिग्री 52 मिनट से 30 डिग्री 24 मिनट उत्तरी अक्षांश पर के मध्य है, करेक्ट है। इसका देशांतरी विस्तार 77 डिग्री 5 मिनट पूर्वी देशांतर से 84 डिग्री 38 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य, ये भी करेक्ट है। इसकी उत्तरी सीमा नेपाल एवं भूटान से लगती है। एक छोटा सा क्लू बताओ, भूटान से लगती है क्या, नहीं लगती है, केवल नेपाल से लगती है, तो आपका सी वाला ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाएगा। इसकी पूर्व से पश्चिम की लंबाई 650 किलोमीटर है, उत्तर से दक्षिण की लंबाई 240 किलोमीटर है। अगर हम इस तरीके में नापे तो 240 किलोमीटर देखने मिलेगा और ऐसे में पूर्व से पश्चिम करेंगे तो 650 किलोमीटर यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। बात करेंगे उत्तर प्रदेश के संदर्भ पर कन्नों पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, तो बात कर लेते हैं। इसका पूर्वी जिला कौन सा है, बलिया है, जो आपका कहां लगेगा, पूर्वी बिहार के पास लगेगा, बलिया है। पश्चिमी जिला आपका कौन सा है, शामली है। उत्तरी जिला सहारनपुर है और दक्षिणी जिला आपका सोनभद्र है, मतलब कि पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। तो नॉर्थ में बात करें तो सहारनपुर है, ध्यान रखिएगा। नॉर्थ में कौन सा रहेगा, सहारनपुर रहेगा। दक्षिण में भी आपका सोनभद्र रहेगा। पूरब में बात करें तो बलिया रहेगा। पश्चिम में आपका शामली रहेगा। तो 3S 1B आपको याद रख लेना है। यहाँ पर पहला वाला करेक्ट है। सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करने वाला राज्य मध्य प्रदेश है, हम कहेंगे हाँ ये भी करेक्ट है, तो ऑप्शन आपका बी वाला रहेगा। दोनों ऑप्शन आपके यहाँ पर करेक्ट है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और विचार करना है कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। उत्तर प्रदेश की आर्थिक स्थिति और भौगोलिकता की दृष्टि से रखते हुए प्रदेश को 4 आर्थिक जोन में बांटा गया है, बिल्कुल करेक्ट है। उत्तर प्रदेश की जलवायु सामान्यतः उपोष्ण मानसूनी प्रकार की, ऐसी उपोष्ण हम कहेंगे हाँ ये भी करेक्ट है, दोनों ऑप्शन आपके हमारे यहाँ पर सही हो जाएंगे। अच्छा, और आपके जो 4 आर्थिक जोनों में बांटा गया है, बात करें पूर्वांचल, मध्यांचल, पश्चिमांचल, बुंदेलखंड, तो ये 4 है। अब बात करते हैं जैसे पूर्वांचल में आपके 28 जिले आते हैं। अगर हम बात करें उत्तरांचल, उत्तरांचल को हम मध्यांचल मान लेते हैं, ठीक है, उत्तरांचल को मध्यांचल मान लेते हैं, यहाँ पर 10 जिले आते हैं। और दक्षिण को हम बुंदेलखंड क्षेत्र मान लेते हैं, यहाँ पर आपके 7 जिले आते हैं। और पश्चिमांचल को हम यहाँ पर 30 जिले आते हैं। टोटल आपके यहाँ पर ध्यान रखना है 4 क्षेत्रों में बांटा गया है। बात करेंगे उत्तर प्रदेश के संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पर सही है। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तराई क्षेत्र में नदियां लुप्त हो जाती हैं, जो भाबर क्षेत्र में फिर प्रकट हो जाती है। सही लिखा है, गलत लिखा है, गलत लिखा है, क्योंकि भैया पश्चिम में सहारनपुर से लेकर पूरब में देवरिया एवं कुशीनगर तक की पतली सी पट्टी भाबर एवं तराई कहलाती है ना। और भाबर क्षेत्र में नदियां लुप्त हो जाती है। कौन से भाबर क्षेत्र में नदियां लुप्त हो जाती है, जबकि तराई क्षेत्र में फिर से प्रकट हो जाती है। तो उल्टा लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा। भाबर क्षेत्र में जलोढ़ शंकु जैसी नदियां निर्मित स्थलाकृति बनाती हैं। केवल आपका ऑप्शन दूसरा वाला सही है, तो यहाँ पर हम डी वाले पे ऑप्शन जो है टिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, मेला और जनपद है, तो यहाँ पर कौन सा सही नहीं है। जैसे मेला और जनपद की बात करें, बटेश्वर मेला कहाँ पर लगता है, आगरा में लगता है, करेक्ट है। ददरी का मेला कहाँ लगता है, बलिया में लगता है, ये भी करेक्ट है। सरधना का मेला कहाँ लगता है, सरधना का मेला की बात की जाए तो आपका बदायूं में नहीं लगता है, ये आपका मेरठ में लगता है। कहाँ पे लगता है, मेरठ में लगता है। और नौचंदी के मेला की बात करें तो ये भी आपका मेरठ में लगता है, ये भी आपका करेक्ट है। अच्छा, बदायूं लिखा तो बदायूं में कोई ना कोई मेला लगता होगा, तो बदायूं में ककरोका का मेला लगता है। किसका, ककरोरा का मेला लगता है। आपको बदायूं में भी थोड़ा सा याद कर लेना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। यहाँ पर महोत्सव है और जनपद है, कौन सा महोत्सव के जनपद से संबंधित है। सुलहकुल महोत्सव आगरा से संबंधित है, करेक्ट है। देव दीपावली का बात किया तो वाराणसी संबंधित है। बिठूर गंगा कानपुर संबंधित है। यमुना महोत्सव मथुरा संबंधित है। ऑप्शन आपके चारों यहाँ पर करेक्ट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से किस वर्ष इलाहाबाद को उत्तर प्रदेश की राजधानी घोषित किया गया था। तो इलाहाबाद को उत्तर प्रदेश की राजधानी कौन सी साल घोषित किया गया था, हम कहेंगे 1858 में। ध्यान रखिएगा, 1858 में उत्तर प्रदेश की राजधानी इलाहाबाद को घोषित किया गया था। ऑप्शन आपका सी वाला यहाँ पर करेक्ट है। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। चलिए बात कर लेते हैं। सराय नाहर राय में झोपड़ी का फर्श अस्थायी निवास के स्थान जो है मिले हुए हैं, करेक्ट लिखा है। मैदहा से हड्डियों से बने बाढ़ और आभूषण मिले हुए हैं, हम कहेंगे ये भी करेक्ट है। तो दोनों ऑप्शन सही है, तो बी वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन स्थलों की पहचान हड़प्पा कालीन बस्ती के रूप में की गई है। तो हड़प्पा काल की बस्ती के रूप में यहाँ पर कौन कौन से स्थानों की पहचान की गई है। ऑप्शन में यहाँ पर हमारा ऑप्शन भी है क्या, हाँ ऑप्शन भी है। तो हम कहेंगे यहाँ पर चाहे आपका बड़ा गांव हो, मानपुर हो, या फिर आपका हुलास हो, या कैरोना हो, ये सभी आपके कैसे हड़प्पा कालीन बस्तियों के रूप में पहचाने गए हैं। अब बहुत सारे लोगों को पता होगा राज्यों को, तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है, आगे अपना बढ़ते चलना है। चलिए बात करेंगे, लेकिन अगर बता दूं नहीं, बहुत सारे लोग कहेंगे बताया नहीं, चलो बता लेते हैं, मैं कलर पेन चेंज कर लेते हैं। जैसे बड़ा गांव की बात की है, तो बड़ा गांव आपका कहाँ पड़ेगा, बड़ा गांव हम कहेंगे आपका बागपत मिलेगा। कहाँ पड़ेगा, बागपत में पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। हुलास की बात करें तो हुलास आपका कहाँ पड़ेगा, हुलास आपका सहारनपुर में पड़ता है। कहाँ पर, सहारनपुर में पड़ता है, ध्यान रखिएगा। कैरोना की बात करें कहाँ पड़ेगा, तो शामली में पड़ेगा। और आपकी मानपुर की बात करें कहाँ पड़ेगा, मानपुर जो आपका है बुलंदशहर में पड़ेगा। कहाँ पर, बुलंदशहर में पड़ेगा। तो बाकी आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चलिए, कलाकार है और शास्त्रीय गायन वादन है, कौन सा कलाकार के शास्त्रीय गायन वादन संबंधित बात कर लेते हैं। जैसे बिस्मिल्लाह खां की बात किया है तो शहनाई वादन संबंधित है। उदय सिंह की बात किया है तो पखावज वादक संबंधित है। गिरिजा देवी की बात करें ठुमरी से संबंधित है। और दूल्हे खां की बात करें तो आपके सरोद वादक से संबंधित है। ऑप्शन आपका कौन सा रहेगा, यहाँ पर ए का पहला, बी का दूसरा, सी का चौथा, यहाँ पर डी का तीसरा रहेगा। थोड़ा सा यहाँ पर हमने मिलने आने में गलती कर दी थी, मिला लेते हैं। गिरजा देवी ठुमरा गायिका और दूल्हे खां के सरोद वादक से संबंधित है। चलिए बात करेंगे, शाकंभरी देवी का मेला का आयोजन किस जिले में किया जाता है। शाकंभरी देवी मेला का आयोजन आपका सहारनपुर जिले में किया जाता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। प्राचीन महाजनपद है और आधुनिक जिला है, कौन सा प्राचीन महाजनपद किस आधुनिक जिले से संबंधित है। मल्ल की बात करें कुशीनगर से संबंधित, करेक्ट है। कौशल की बात करें श्रावस्ती से, सही है। वत्स की बात किया कौशाम्बी से, करेक्ट है। और सूरसन की बात करें मथुरा संबंधित, सही है। हमारा ऑप्शन डी वाला रहेगा, क्योंकि चारों ऑप्शन यहाँ पर सही है। बात करेंगे यहाँ पर क्रांति के प्रमुख केंद्र है और नेतृत्व करता है, यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। कानपुर में नेतृत्व तात्या टोपे ने किया था। फैजाबाद में बात किया, फैजाबाद में भाई मौलवी
लियाकत अली ने नहीं। फैजाबाद में क्या किसने किया था? आपके फैजाबाद में बात किया तो मौलवी अहमदुल्लाह ने किया था। किसने? अहमदुल्लाह के द्वारा किया गया था। लेकिन मौलवी लियाकत अली ने कहां पर किया था? तो मौलवी लियाकत अली ने इलाहाबाद में किया था। कहां पर किया था? इलाहाबाद में किया था। ठीक है। गोरखपुर में गजाधर सिंह ने किया था। मथुरा में देवी सिंह या टेपी सिंह ने किया था। तो आपके कदम सिंह ने किया था। तो आपके यहाँ पर बी वाला ऑप्शन जो था गलत था। बाकी मैंने 2 ऑप्शन आपको बता दिए। मुस्लिम समाज को पारंपरिक रूप से जागरूक, नैतिकतापूर्ण, समृद्ध बनाने के उद्देश्य से किस वर्ष देवबंद आंदोलन को शुरू किया गया था? तो देवबंद आंदोलन की शुरुआत आपकी वर्ष 1966 में की गई थी। आपको ध्यान रखना है। कासिम ननतोदवी ने और रशीद अहमद गंगोई ने यहाँ पर इस्लामिक शिक्षा केंद्र के मदरसे की स्थापना को किया था। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों को 10 लाख से अधिक आबादी वाले वैधानिक नगर को घटते क्रम में बताइए। 10 लाख आबादी से वैधानिक नगर को घटते क्रम में बताना है, बढ़ते नहीं घटते क्रम में। तो आपका लखनऊ सबसे ज्यादा है, लखनऊ के बाद कानपुर आएगा, फिर गाजियाबाद आएगा, फिर आगरा आएगा। तो हम इस तरीके से यहां पर जो है इस तरीके से हम यहाँ पर लगा लेंगे। सबसे ज्यादा कहां पर आएगा? लखनऊ में रहेगा। लखनऊ से आपका कानपुर में उससे कम, फिर गाजियाबाद, फिर आपका आगरा। आपका ऑप्शन यहाँ पर सी वाला यहाँ पर करेक्ट रहेगा, क्योंकि घटते क्रम में हमें यहाँ पर बताना था। कैसे बताना था? घटते क्रम में बताना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाले जिलों का सही अनुक्रम क्या है? तो महिला साक्षरता वाले जिलों का सही अनुक्रम की बात करें क्या रहेगा? तो हम कहेंगे कानपुर नगर, आपका लखनऊ, गाजियाबाद और औरैया आपका यहाँ पर सही अनुक्रम रहेगा महिला साक्षरता में। सूची 1 और सूची 2 है, इनको मिलाना है। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है? उत्तर प्रदेश का औसत लिंगानुपात 912 है, करेक्ट है। अनुसूचित जाति का लिंगानुपात 907, ये भी करेक्ट है। अनुसूचित जनजाति का 951 है। आपकी एससी का 907 और एसटी का 951 है। 0 से 6 वर्ष की आयु का लिंगानुपात आपका 902 है। तो चारों ऑप्शन सही मिले हुए हैं। हमारा ऑप्शन यहाँ बी वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का औसत जनघनत्व कितना है? औसत जनघनत्व की बात कर रहा है, कितना रहेगा? तो हम कहेंगे 829 रहेगा। कितना जनघनत्व रहेगा? 829 प्रति वर्ग किलोमीटर यहाँ पर रहने वाला है। चलिए बात करेंगे, तो आधे क्वेश्चन हम 70 क्वेश्चन के आसपास कर चुके हैं, लेकिन आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर नहीं किया तो कर दीजिएगा। बाकी आप हमारे टेलीग्राम से ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम पर मल्टीपल्स हम यहाँ पर पीडीएफ अपलोड करते रहते हैं, तो पीडीएफ को डाउनलोड आप लोग कर पाओगे। साथ में हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर लेना, यूपीएससी नट, जहां पर आपके मल्टीपल्स कोर्सेज लॉन्च है, आप देख सकते हो, है ना। तो बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए आप ये ऐप होने वाला है। हवाई अड्डा है, कौन सा हवाई अड्डा किस जिले में सम्मिलित नहीं है? बात करें, जैसे बात करें खेरिया हवाई अड्डा आगरा में है, करेक्ट है। चकेरी हवाई अड्डा आपका गोरखपुर में नहीं है। चकेरी हवाई अड्डा कहां पर है? कानपुर में है, ध्यान रखिएगा। अब बात करें हिंडन हवाई अड्डा गाजियाबाद में, करेक्ट है। और बमरौली हवाई अड्डा आपका प्रयागराज में, तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर गलत था। नेशनल पैराशूट ट्रेनिंग कॉलेज किस जिले में अवस्थित है? नेशनल पैराशूट ट्रेनिंग कॉलेज की बात कर रहा है, कहां पर अवस्थित है? हम कहेंगे आगरा जिले में अवस्थित है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर बात करेंगे वन्यजीव अभ्यारण्य है और अवस्थित है, कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य कहां पर है? जैसे पटना एटा में है, पार्वती अर्गा गोंडा में है, रानीपुर बांदा में है, बात करें सैंडी आपका हरदोई में है। ऑप्शन आपका यहाँ पर कौन सा सही रहेगा? सी वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ए का पहला, बी का चौथा, सी का तीसरा, डी का चौथा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, खनिज एवं जनपद है और यहाँ पर खनिज जनपद में यहाँ पर देखना है कौन से ऑप्शन हमारे यहाँ पर करेक्ट है। चलिए बात करेंगे, जैसे खनिज और जनपद की बात करें तो कोयला सोनभद्र में करेक्ट है, चूना पत्थर मिर्जापुर में ये भी करेक्ट है, तांबा ललितपुर में ये भी करेक्ट है, प्लेटिनम झांसी में ये भी करेक्ट है। प्लेटिनम नहीं, प्लेटिनम आपका झांसी में नहीं, प्लेटिनम जबकि आपका ललितपुर में मिलता है। कहां पर? ललितपुर से संबंधित रहेगा। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी वाला गलत था। केवल 3 ऑप्शन यहाँ पर हमारे सही है, जबकि चौथा वाला। लेकिन हालांकि आपको एक चीज और भी ध्यान रखना है, कभी कभी ऑप्शन में झांसी भी मान लिया जाता है, लेकिन प्लेटिनम जो है ज्यादातर खासतौर से ललितपुर में देखने को मिलता है। और झांसी में और भी 2 चीजें मिलती है, जैसे जिप्सम मिलता है, सेलखड़ी मिलता है, फेल्सपर भी मिलता है। तो आपको झांसी में कई सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, उत्तर प्रदेश के किस एकमात्र जिले में यूरेनियम का उत्पादन होता है? कि उत्तर प्रदेश का एकमात्र ऐसा जिला है जहां पर यूरेनियम का उत्पादन होता है, हम कहेंगे ललितपुर जिला है। कौन सा है? ललितपुर जिला है। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में विचार करें, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है? विचार कर लेते हैं। प्रदेश की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नगरीय फसल गन्ना है, करेक्ट है। बाराबंकी गाजीपुर में अफीम की खेती की जाती है, बाराबंकी और गाजीपुर में अफीम की खेती की जाती है, ये भी करेक्ट है। ऑप्शन बी वाला यहाँ पर जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, उत्तर प्रदेश की सीमा किस राज्य से नहीं लगती है? नहीं लगती है बात कर रहा है, तो मध्य प्रदेश से लगती है, हिमाचल प्रदेश से लगती है, झारखंड से लगती है। पंजाब राज्य से उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती है। सोनभद्र जिला कितने राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है? तो सोनभद्र उत्तर प्रदेश का एक ऐसा जिला है, दक्षिणी जिला है, जो सोनभद्र जो है 4 राज्यों को सीमाओं को स्पर्श करता है। 4 राज्यों को, किसी को पता है? कोई बता सकता है 4 राज्य कौन से? आपका मध्य प्रदेश है,
छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, बिहार है। इन चारों राज्यों को आपका सोनभद्र जिला सीमा को स्पर्श करता है। शारदा नहर के संदर्भ पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है। शारदा नहर के बारे में बात करें, यह चंपावत नामक स्थान पर शारदा नदी से निकाली है। बिल्कुल ठीक है। शाखा और प्रशाखाओं सहित इसकी कुल लंबाई 12,368 किलोमीटर है। हम कहेंगे ये भी करेक्ट सही ऑप्शन है। हमारा ऑप्शन बी वाला रहेगा। एक और दो ऑप्शन हमारे करेक्ट है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक तब नहर है और उद्गम है। कौन सी नहर का उद्गम कहां से होता है? रामगंगा नहर का उद्गम रामगंगा नदी से होता है, करेक्ट है। आगरा नहर का उद्गम यमुना नदी से होता है। किससे होता है? यमुना नदी से होता है, ध्यान रखिएगा। तो बी ऑप्शन तो गलत है। गंडक नहर की बात करें तो गंडक नहर आपकी बूढ़ी गंडक से निकलती है। कौन सी? बूढ़ी गंडक से निकलती है, तो ये भी आपका ऑप्शन गलत है। सरयू नहर की बात करें तो घाघरा नदी से निकलती है, ये आपका करेक्ट है। तो ऑप्शन यहाँ पर ए वाला सही रहेगा। दो ऑप्शन करेक्ट है, दो ऑप्शन यहाँ पर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजघाट परियोजना के संदर्भ पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन सही है। राजघाट परियोजना का निर्माण बेतवा नदी पर किया जा रहा है, वो भी ललितपुर जिले में, करेक्ट है। इसका निर्माण उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश बराबर सहयोग के रूप में इसका निर्माण जो है कर रही है, तो हम कहेंगे ये भी करेक्ट है। तो दोनों ऑप्शन सही है, तो सी वाला हमारा सही हो जाएगा कि इसका निर्माण जो है उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। एक तरफ बांध है और नदी है, कौन सा बांध किस नदी पर नहीं है बात कर रहा है। रानी लक्ष्मीबाई बेतवा नदी पर है, करेक्ट है। रिहंद बांध रिहंद नदी पर, ये भी करेक्ट है। माता टीला बांध बेतवा नदी पर, ये भी करेक्ट है। ललितपुर बांध बात किया तो बेलन नदी पर नहीं है। ललितपुर बांध किस पर है? शहजाद नदी पर है। किस पर है? शहजाद नदी पर है। तो आपकी ललितपुर में शहजाद नदी है, तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पर गलत था। निम्नलिखित परियोजनाओं में कौन सी गैस आधारित संयंत्र पर नहीं है? कौन सी गैस आधारित संयंत्र पर नहीं है? कौन कौन सी है पहले उसको देख लेते हैं। तो औरैया आपकी गैस आधारित है, दादरी भी गैस आधारित है, आंवला भी गैस आधारित है। परीक्षा आपकी यहाँ पर गैस आधारित नहीं है, ध्यान रखिएगा। परीक्षा आपकी जल विद्युत है। कैसी है? परीक्षा आपकी जल विद्युत है, तो सी ऑप्शन आपका ऑप्शन गलत था। एक तरफ व्यक्तित्व है और जन्म स्थान है, कौन सा व्यक्ति का जन्म स्थान कहां पर हुआ है? चलिए बात करेंगे। जैसे अमीर खुसरो की बात की जाए तो अमीर खुसरो की बात करें तो पटियाली इनका जन्म स्थान है। अबुल फजल की बात करें तो आगरा जन्म स्थान है। राम प्रसाद बिस्मिल की बात करें शाजापुर जन्म स्थान है। और निजामुद्दीन औलिया की बात करें तो बदायूं इनका जन्म स्थान है। तो ऑप्शन हमारे यहाँ पर सभी मिला दिए हैं, बाकी याद कर लीजिएगा। यहाँ पर बात करेंगे उद्योग और जनपद, कौन सा उद्योग किस जनपद से संबंधित है। जैसे बात करें दरी बरेली संबंधित है, बिस्कुट की बात करें मोदीनगर से संबंधित है। यहाँ पर बात करें कांच की तो फिरोजाबाद संबंधित है। कागज लुगदी की बात करें तो सहारनपुर यहाँ पर संबंधित है। चारों ऑप्शन आपके यहाँ पर सही है। बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पर कृषि विश्वविद्यालय और अवस्थिति सही नहीं है। कृषि विश्वविद्यालय और अवस्थिति सही नहीं है, कौन सा नहीं है? चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय की बात करें कानपुर में है, करेक्ट है। आचार्य नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय सुल्तानपुर में नहीं है, फिर कहां पर है? ये आपका फैजाबाद में। कहां पर है? फैजाबाद में है, तो डी बी ऑप्शन गलत है। सरदार पटेल कृषि विश्वविद्यालय मेरठ में, ये भी करेक्ट है। बांदा कृषि विश्वविद्यालय आपका बांदा में है, ये भी आपका करेक्ट है। बात करेंगे पार्क सिटी है और जनपद है, कौन सा पार्क सिटी किस जनपद में स्थित है? बुक्सा आपका कहां पर है? टेक्सटाइल पार्क की बात करें कहां पर है? वाराणसी में है, करेक्ट है। नॉलेज पार्क आपका ग्रेटर नोएडा में, ये भी करेक्ट है। वेब सिटी की बात करें तो वेब सिटी आपकी लखनऊ में नहीं है, वेब सिटी कहां पर है? गाजियाबाद में। कहां पर है? गाजियाबाद में है। और अगर हम बात करें मेडी सिटी आपकी गाजियाबाद में नहीं है, मेडी सिटी आपकी लखनऊ में है। तो हम कहेंगे ये आपके एक दूसरे से मिले हुए थे। ऑप्शन यहाँ पर हमारा डी वाला सही होगा। कौन सा होगा? डी वाला यहाँ पर सही होगा। ए का पहला, बी का दूसरा, सी का चौथा, डी का तीसरा ऑप्शन हमारा सही है। बात करेंगे यहाँ पर जनजाति और जनपद है, यहाँ पर कौन सा सही नहीं है? बुक्सा आपकी बिजनौर संबंधित है, करेक्ट है। सहरिया की बात करें तो आपकी ललितपुर संबंधित है, ये भी करेक्ट है। बेंगा आपकी सोनभद्र में संबंधित है, ये भी करेक्ट है। बात करें पहरिया आपकी मिर्जापुर से नहीं है, पहरिया भी आपकी सोनभद्र से ही संबंधित है। अच्छा, आपको अब एक चीज और भी है, ये तो चलो टेस्ट सीरीज हम लगा रहे हैं तो चलो आप लोग ला ही रहे हो, लेकिन हमने यहाँ पर यूपी जीके से संबंधित हमने करीब नहीं हो तो कम से कम हमने 10 वीडियो लाइव क्लासेस हमने चलाई थी। लाइव वाले सेक्शन में जाओगे चैनल पर, आपको यहाँ पर यूपी जीके, केवल यूपी जीके की 10 वीडियो मिल जाएंगी। 10 को 10 आप रिवीजन कर लो, एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, देख लीजिएगा। बात करेंगे नक्षत्रशाला है और अवस्थिति, कौन सी नक्षत्रशाला की अवस्थिति कहां पर है? बात करें यहाँ पर इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला कहां पर है? लखनऊ में है, करेक्ट है। वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला कहां पर है? गोरखपुर में, ये भी करेक्ट है। बात करें आर्यभट्ट नक्षत्रशाला कहां पर है? रामपुर में, ये भी करेक्ट है। और बात करें जवाहर नक्षत्रशाला प्रयागराज में, ये भी करेक्ट है। तो चारों ऑप्शन सही है, हमारा ऑप्शन बी वाला यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करेंगे उत्तर प्रदेश में चमड़ा उद्योग के प्रमुख केंद्र कौन से हैं? तो चमड़ा उद्योग के प्रमुख केंद्र कौन से हैं? तो हमारा एक तो आगरा रहेगा और दूसरा आपका कानपुर रहेगा। आगरा और कानपुर
कानपुर आपका चमड़ा उद्योग के केंद्र के रूप में जाना जाता है। अभ्यास इंद्र 2025 के संदर्भ पर विचार करें कौन सा ऑप्शन सही है। अभ्यास इंद्र 2025 के बारे में विचार करना है, सही ऑप्शन कौन सा है विचार कर लेते हैं। भारत और रूस की नौसेनाओं के बीच में चेन्नई में 14वां सैन्य अभ्यास किया गया था, बिल्कुल करेक्ट है। इस अभ्यास में भारतीय नौसेना के जहाज राणा, कुथार, समुद्री गश्ती पोत की P-81 ने रूसी नौसेना जहाज पेचांग, रेजकी और अल्हान ने हिस्सा लिया था। दोनों ऑप्शन सही है, हमारा डी वाला यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, युद्ध अभ्यास और संबंधित देश है, कौन सा यहाँ पर सही नहीं है, मतलब कि यहाँ पर एक गलत है बाकी 3 सही है। सी ड्रैगन एक भारत मलेशिया के बीच में नहीं, बल्कि सी ड्रैगन बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास है। कैसा है? बहुपक्षीय, बहुत सारे देश इसमें हिस्सा लेते हैं, तो आपका ऑप्शन बी ए वाला गलत है। खंजर भारत कजाकिस्तान से, कारपेट भारत बांग्लादेश से, वरुण अभ्यास वरुण आपका भारत फ्रांस से संबंधित है, बिल्कुल करेक्ट है। ब्लू घोस्ट मिशन कौन सा है? ब्लू घोस्ट मिशन कौन सा ऑप्शन सही है? तो ब्लू घोस्ट मिशन के बारे में कह रहा है कि फायरफ्लाई एरोस्पेस ने अपने ब्लू घोस्ट मिशन को चांद पर सफलतापूर्वक लैंड कराया, बिल्कुल करेक्ट है। यह चांद पर सीधा उतरने वाला पहला एवं निजी क्षेत्र का दूसरा मिशन बन गया है, ये भी करेक्ट है। हमारा ऑप्शन यहाँ पर डी वाला जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। VLSR-SAM मिसाइल के संदर्भ पर कौन सा ऑप्शन सही है? तो VLSR-SAM मिसाइल के बारे में कहा जा रहा है कौन सा सही है? स्वदेशी रूप से विकसित है, वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। कैसी? मतलब कि थल से एयर, हवा की ओर मार करती, करेक्ट है। इस मिसाइल की मारक क्षमता 30 किलोमीटर है, हम कहेंगे ये भी करेक्ट है, डी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे युद्धपोत तपस्या कौन सा है? युद्धपोत तपस्या के बारे में बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा तलवार श्रेणी युद्धपोत बनाया गया है, करेक्ट है। यह युद्धपोत सतह पानी के नीचे हवाई हमलों को डिजाइन किया गया, मतलब कि पानी में, सतह पर और हवाई तीनों जगह पर हमारा क्षमता है, तो हम कहेंगे ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट है। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाल ही में किस राज्य ने छात्राओं को उच्च शिक्षा की तरफ से आकर्षित करने, ग्रामीण क्षेत्रों की छात्राओं को प्रोत्साहित करने के लिए रानी लक्ष्मी स्कूटी योजना का शुभारंभ किया है? रानी लक्ष्मी स्कूटी योजना का शुभारंभ उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया। अब इसमें मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में भी ऑप्शन में आएगा तो कंफ्यूजन पैदा हो सकता है, पर उत्तर प्रदेश से संबंधित है। निजी क्षेत्र के सबसे बड़े इथेनॉल प्लांट का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया? इथेनॉल प्लांट है, सबसे बड़ा क्षेत्र है, वो भी प्राइवेट सेक्टर का है, गोरखपुर में इसका प्लांट का उद्घाटन किया गया है। हाल ही में किसे अनमोल रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया? अनमोल रत्न पुरस्कार की बात करें तो निखिल सिंघल को प्रदान किया गया है। हाल ही में निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के कितने जिलों को मिला कर एक धार्मिक सर्किट बनाए जाने की घोषणा की गई है? कितने जिलों को मिलाकर एक धार्मिक सर्किट बनाए जाने की घोषणा की गई है? तो हम कहेंगे जो धार्मिक आपका सर्किट है, धार्मिक सर्किट जो है आपके 7 जिलों को बनाया जाए। कौन से? 7 जिलों को बनाएगा। अगर 7 जिलों की अगर हम नाम एक बार रिपीट कर दें तो प्रयागराज, काशी, चंदौली, गाजीपुर, जौनपुर, मिर्जापुर, भदोही, आपके 7 जिलों से धार्मिक सर्किट को बनाया जा रहा है। अनुवादक सुविधा से संपन्न देश की पहली विधानसभा किस राज्य को घोषित किया गया? मतलब कि ट्रांसलेटर आपकी यहाँ पर विधानसभा हो चुकी है, कौन सी है? पूरे देश की, तो उत्तर प्रदेश आपकी पहली विधानसभा हो चुकी है। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे मैथ और रीजनिंग क्वेश्चन आएंगे जिनको हम छोड़ देते हैं, क्योंकि मैथ और रीजनिंग के सर मैथ रीजनिंग क्वेश्चन लगाते हैं जो कि वो बहुत अच्छे से आप लोगों को एक्सप्लेन कर लेते हैं। ठीक है, चलिए हालांकि अपने क्वेश्चन को पढ़ेंगे। यहाँ पर कौन सा रहेगा? 1 मिनट, बस 1 मिनट। आई थिंक यहाँ पर सारे क्वेश्चन ठीक है, ये सारे, अच्छा यहाँ से नहीं, यहाँ से आ गए। चलिए यहां से आपके फिर से जीएसटी क्वेश्चन आ गए, कुछ 20 क्वेश्चन के आसपास हमारे आपके उसके हैं, क्या बोलते हैं, मैथ रीजनिंग के। वो मैथ वाले सर आपको करवा देंगे, नो टेंशन, आप टेंशन मत लीजिए। चलिए क्वेश्चन की बात करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन है, लेकिन जब तक जल्दी से आप लोग चैनल को एक बार जोरदार सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दीजिएगा, अच्छा लगेगा, मोटिवेशन मिलेगा और मुझे बढ़िया काम करने में और भी मजा आता है। 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 के संदर्भ पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन सही है? 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 के बारे में कहा रहा है। 2024 का ज्ञानपीठ पुरस्कार हिंदी साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ला को प्रदान किया गया है, करेक्ट है। 1999 में साहित्य अकादमी और वर्ष 2003 में पेन मतलब कि नोवो को सम्मान से सम्मानित किया जा चुके हैं, तो हम कहेंगे दोनों ऑप्शन करेक्ट है, डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में किसी फ्रेड डारिंगटन सैंड मास्टर अवार्ड 2025 का पुरस्कार दिया गया है, तो भाई डारिंगटन सैंड मास्टर अवार्ड 2025 का पुरस्कार जो है किसे दिया गया है? ऑप्शन रहेगा सुदर्शन पटनायक को मिला है। किसको? सुदर्शन पटनायक को मिला हुआ है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, बिमस्टेक शिखर सम्मेलन 2024 के संदर्भ पर विचार करें। बिमस्टेक के बारे में विचार करना है और यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है? अप्रैल 2025 में 3 साल बाद बैंकॉक थाईलैंड में इसका आयोजन किया गया, करेक्ट है। शिखर सम्मेलन का भविष्य विषय था बिमस्टेक समृद्ध, लचीला, खुला।
ये इस वर्ष का आपका विषय था, थीम थी, तो दोनों ऑप्शन करेक्ट है, तो डी वाला यहाँ पर हमारा सही था। वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट 2024 के बारे में विचार करना है, कौन सा ऑप्शन सही है? तो वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट के बारे में इसे वेलबींग रिसर्च सेंटर और संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा प्रकाशित किया जाता है, करेक्ट है। यह रिपोर्ट में भारत को 118वां स्थान मिला है, जो पिछले वर्ष की तुलना में कुछ सुधार देखने को मिला है। ऑप्शन में हमारे दोनों सही है, तो हमारा डी वाला करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्या विचार करना है उसको देख लेते हैं। विचार करना है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2025 को ग्लेशियरों के संरक्षण के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया हुआ है। जो आपके ग्लेशियर है मतलब कि उनको संरक्षण के लिए इंटरनेशनल वर्ष, अंतरराष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया 2025 को, करेक्ट है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने प्रत्येक 21 मार्च को विश्व ग्लेशियर दिवस के रूप में भी मनाए जाने की घोषणा की है, तो हम कहेंगे दोनों सही है, हमारे ऑप्शन ए वाले यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट बात करेंगे, गोल्ड मर्करी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो गोल्ड मर्करी पुरस्कार की बात करें किसे दिया गया है, तो हम कहेंगे दलाई लामा को गोल्ड मर्करी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, और ये गुरु आध्यात्मिक है, ध्यान रखिएगा। श्रीलंका मित्र विभूषण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? श्रीलंका मित्र विभूषण पुरस्कार जो है किसको दिया गया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया था। श्रेणी एवं विजेता है, कौन सी फिल्म का यहाँ पर कौन सा विजेता रहा है? बात करें सर्वश्रेष्ठ फिल्म की, सर्वश्रेष्ठ फिल्म अनोरा को मिला है, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक सीन बेकर को मिला है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता एड्रियन ब्रॉडी को मिला है, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री मिकी मेडिसन को मिला है। चारों ऑप्शन यहाँ पर आपके करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि प्रित्तिकर अवार्ड 2025 के संदर्भ पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन सही है? इस वर्ष प्रित्तिकर पुरस्कार जो है लियू जियाकुन को प्रदान किया गया है, बिल्कुल करेक्ट है। इस पुरस्कार को वास्तुकला का नोबेल भी कहा जाता है, दोनों ऑप्शन करेक्ट है, तो हमारा यहाँ पर सी वाला सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आज का हमारा अंतिम होगा। हाल ही में आई उष्णकटिबंधीय चक्रवात अल्फ्रेड ने निम्नलिखित में से किस देश को प्रभावित किया? एक चक्रवात आया था अल्फ्रेड, इसने किस देश को प्रभावित किया है? तो हम कहेंगे ऑस्ट्रेलिया देश को सबसे ज्यादा इसने प्रभावित किया था। तो आज हमने यहाँ पर ध्यान रखिएगा 140 क्वेश्चन लगा लिए, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण थे। उम्मीद है संस्कृति आईएएस के टेस्ट आप लोग सारे लगा चुके होंगे। अभी तक अगर हम टेस्ट सीरीज की बात करें तो कम से कम 180 टेस्ट सीरीज को हम लगा चुके हैं इस चैनल पर। चाहो तो आप जाके एक बार चैनल पर चेकआउट करके देख सकते हो। हालांकि हम घटना चक्र की जीएस पॉइंटर भी मैराथन लगा रहे हैं, सारी मैराथन ऑलरेडी लग चुकी है। एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न, पॉलिटी, आपकी ज्योग्राफी सारी लग चुकी है। साइंस की बची है, वो भी साइंस की जल्दी आ जाएगी। तो जल्दी चैनल को एक बार जोरदार तरीके से शेयर कर दीजिएगा, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना है, जिससे कि नई वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन भी उसका मिल सके। तो आज वीडियो पे बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।